हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम प्रीपोजिशन से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज को करेंगे और जिसमें कि आप देखेंगे कि फिलर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं और एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल साबित हो। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यह सेशन आपके लिए उपयुक्त होने वाला है। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ही हैज नो फॉन्डनेस डैश म्यूजिक। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो देखेंगे कि फॉन्डनेस हमारा एक नाउन है जो अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। अब आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा है जो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हम देखेंगे कि एक वर्ड हमारा है जो कि एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है, फॉन्ड। फॉन्ड अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, लेकिन फॉन्डनेस जो है अपने साथ क्या लेता है, फॉर लेता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है सी अराइव्ड डैश द मॉर्निंग ऑफ द 6th। अब कहता है कि वह अराइव करता है। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है ना। आगमन की बात की जा रही है, कब की, तो मॉर्निंग में। अगर सीधे मॉर्निंग होता यहां तक सेंटेंस, तब तो आप क्या कर देते, इन का प्रयोग करते। चूंकि हम जब पीरियड ऑफ डे की बात करते हैं तो वहां इन का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पे पीरियड ऑफ डे की बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलरली, हम बात कर रहे हैं दिन की भी बात कर रहे हैं, डेट की भी बात कर रहे हैं। और जब किसी डेट के साथ अगर कोई डे का पार्ट जुड़ा हुआ रहे तो वहां पे हम देखेंगे ऑन का प्रयोग होता है। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। जिस कारण से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ही गॉट मैरिड डैश 17। अब यहां बात की जा रही है कि उसकी शादी हुई कितने उम्र में, तो कहता है 17, अर्थात वह 17 का जब था तो उसकी शादी हुई। क्लियर है। अब देखेंगे जब आप बात करते हैं एज की, तो एज के साथ हम क्या बात करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं ना। ये एक अपने आप में स्पेसिफिक है, और जब कोई चीज अपने आप में स्पेसिफिक हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अर्थात हो जाएगा ही गॉट मैरिड एट 17। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है, कहता है दिस कमिटी कंप्राइजेस डैश 7 मेंबर्स। अब कहता है यह कमिटी जो है, कमिटी जो है हमारा एक कलेक्टिव नाउन है और इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है। और कंप्राइज का मतलब होता है मिलकर बना होना, इसकी बात की जाती है मेंबर्स के लिए। क्लियर है। तो कंप्राइज देखेंगे यह अपने साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन को नहीं लेता है, जिस कारण से हम ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे। ऐसा क्यों है तो यहां समझेंगे आप। एक वर्ड हमारा है कंसिस्ट। कंसिस्ट अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। जब हम कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं तब ये बराबर होता है, इक्वल हो जाता है किसके, कंप्राइज के। समझ में आई बात। इस कारण से हम यहां पे इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन को लगाना उचित नहीं मानते हैं। ठीक इसी तरह से देखेंगे जैसे कि आप बात करते हैं एंटर की। एंटर मतलब होता है अंदर की ओर प्रवेश करना, बाहर से अंदर की ओर की मूवमेंट को बताता है ये। अब इसी को आप क्या करेंगे, कम इनटू, ठीक है ना। इसके लिए हम ये प्रयोग करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है। नेक्स्ट की ओर चलिए। कहता है आपका नेक्स्ट कि दिस बुक कंटेन्स डैश 5 चैप्टर्स। अब कहता है कंटेन मतलब भी देखेंगे, कंटेन का मतलब भी होता है कि कोई भी चीज कंसिस्ट करता है, उसमें टोटल चैप्टर्स की संख्या कितनी है, तो 5 है। कहता है इस बुक में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो है 5। क्लियर है। अब देखेंगे कि क्या कंटेन अपने साथ कोई प्रीपोजिशन लेता है, इसके साथ लगता भी है, नहीं भी लगता है। कैसे, तो आप समझेंगे। कंटेन का प्रयोग अगर आप एक्टिव वॉइस में करते हैं, एक्टिव वॉइस में है, तो इसके साथ हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम देखेंगे कि क्या ये एक्टिव वॉइस में है, तो यहां देख रहे हैं वर्ब का 5वां फॉर्म है, और हम सबको पता है कि पेसिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होता है क्या, बी प्लस V3। मतलब यहां वर्ब के बी फॉर्म का प्रयोग होगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बिन, बिंग, ठीक है ना, इसमें से किसी का। और फिर देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल प्रयुक्त होगा, वर्ब का 3rd फॉर्म। क्लियर है। अब इसका यदि प्रयोग किया जाए पेसिव वॉइस में, तब हम देखेंगे इसके साथ हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। अर्थात ये एक्टिव वॉइस में, जिस कारण से इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है ही ट्रेवल्ड फॉर द डेजर्ट फॉर 6 months। अब क्या करना है, ये अंडरलाइन पार्ट है, इसको आपको इंप्रूव करना है इफ रिक्वायर्ड। यदि इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। कहता है ही ट्रेवल्ड फॉर। ट्रैवल फॉर का मतलब क्या है कि कोई आपका उद्देश्य हो, लेकिन आप बात कर रहे हैं कहां पे, डेजर्ट में। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मरुभूमि, मरुस्थल, ठीक है ना। अब यहां बात की जा रही है डेजर्ट की, तो डेजर्ट का जो एक है निश्चित क्षेत्रफल होगा, उसकी एक निश्चित सीमांकन की जाएगी, उसका एक निश्चित सीमा होगा, ठीक है ना, उसकी अपनी एक निश्चित सीमा होगी। अब उस चीज के अंदर हो, उस क्षेत्र के अंदर हो आप, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां पे हमें इसे इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके कारण हम ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे और यह सेंटेंस इंप्रूव्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी मैरिड टू ए डॉक्टर लास्ट ईयर। अब कहता है फिर आपको कि अगर आवश्यकता है तो इसे इंप्रूव करिए। अब देखेंगे कि ये सेंटेंस जो हमारा है ना, ये एक बार देखेंगे कि ये हमारा एक्टिव वॉइस का है। अब देखेंगे कि यह सेंटेंस जो हमारा है वो एक्टिव वॉइस का है। क्लियर है। और हम देखेंगे कि मैरी शब्द जो है, जब ये एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, तो इसके साथ हम किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। जैसे ही इसका प्रयोग आप पेशिव वॉइस में करेंगे ना, अर्थात जब बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म मैरिड का प्रयोग करेंगे, इस स्थिति में यह अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। कब, जब इसके साथ यह दर्शाया जाए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से शादी किया है या शादी हुई है उसकी, इस सेंस में। क्लियर है। अर्थात देखेंगे यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से। सीधे आपको क्या लगाना है, मैरिड लगाना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही वॉज प्रिवेंटेड टू एंटरिंग द स्कूल। अब कहता है उसे स्कूल में जाने से रोका गया। अब देखेंगे कि क्या इसे इंप्रूव करने की आवश्यकता है, अगर है तो किस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे कि प्रिवेंट शब्द जो है ना, अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन टू नहीं बल्कि फ्रॉम लेता है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका दरवाजा है और यहां से आप इसके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको यहां से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं ओरिजिन की बात की जा रही है, उस जगह से आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस सेंस में हम क्या करेंगे, फ्रॉम का चुनाव करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। नेक्स्ट हमारा है द कैट जंप्ड ऑन द वॉल सडनली। कहता है कि कैट ना क्या की, वॉल पर जंप कर गई। अब एक चीज बताएं आपको, ऑन का प्रयोग हम क्या करते हैं, स्टैटिक चीजों के लिए करते हैं। कोई भी चीज जो स्टैटिक है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जिसमें कोई गति नहीं है, जिसमें कोई मोशन नहीं है। क्लियर है। अर्थात इसका प्रयोग तो कतई नहीं होगा, क्योंकि जंप जो है ना, ये अपने आप में क्या है, एक डायनेमिक वर्ब है। डायनेमिक वर्ब का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जिससे आपको मूवमेंट का ज्ञान हो। जैसे मैंने बोला रन, तो रन करने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला जंप, तो मूव करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बोला वॉक, तो यहां क्या करना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा। और वहीं जैसे मैंने बोला सी, तो देखेंगे कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, एक ये स्टैटिक पोजीशन में है, आप बैठ के ही देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये स्टैटिक वर्ब का फॉर्म है। हम इस पे भी चर्चा करेंगे टेंस वाले सेशन में, जिसमें देखेंगे कि क्या इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है, ये ध्यान देंगे। तो देखेंगे जंप के साथ ऑन का प्रयोग तो सर्वथा क्या है, गलत है, इस सेंस में जब मूवमेंट दिखाना हो। अर्थात क्या होगा यहाँ पे, जंप्ड अपॉन। जंप्ड अपॉन का प्रयोग हम कब करते हैं, जंप्ड अपॉन का हम प्रयोग करते हैं तब जब कोई चीज एक चीज से, किसी एक स्टेट से दूसरी की ओर जंप करता है, खास करके जब नीचे से ऊपर की ओर, तो वहां पे हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी गॉट ऑफ द बस। इसमें से उस पार्ट का आपको चयन करना है जिसमें कि कोई त्रुटि है, अगर नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एरर। क्लियर है। अब देखते हैं सी हमारा सब्जेक्ट है, सही है, इसके साथ हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, ये भी सही है। अब देखते हैं गेट के साथ जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो क्या ये फ्रेजल वर्ब सही है, तो देखेंगे नहीं। गेट के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ, ऑफ, मतलब यहां पे हमें ये करना होगा। इसका मतलब होता है, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। मतलब जब खास करके आप व्हीकल से उतरते हैं, किसी गाड़ी से उतरते हैं,
ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वहीं पे एक और शब्द है हमारा गेट डाउन। ठीक है ना, तो गेट डाउन का प्रयोग करते हैं कहां पे, जब आप किसी स्टेयर से नीचे उतर रहे हो, ठीक है ना, रोड से नीचे उतर रहे हो, हिल से नीचे उतर रहे हो, तो वहां पे गेट डाउन का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप कभी बस से, ट्रेन से या किसी हॉर्स से नीचे उतर रहे हैं तो गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, इसमें देखेंगे कि कोई एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डिड नथिंग डैश कंप्लेन, उसने कुछ नहीं किया सिवाय कंप्लेन के। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। अगर इन चीजों को अगर आपने नोट डाउन कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, तो यू गोना क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। और यही चीज, छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो फर्क पैदा करती हैं। कहते हैं देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि वो कुछ नहीं करता है या उसने कुछ नहीं किया सिवाय कंप्लेन के। अब देखेंगे कि दो हमारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा एक्सेप्ट और एक हमारा हो गया बट। क्लियर है, जिनके बाद हम बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, नहीं तो जितने भी आपके प्रीपोजिशंस हैं ना, उन प्रीपोजिशंस के आगे हम क्या करते हैं, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, जब उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो। ठीक है ना, ये देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो ही ऐसे हमारे प्रीपोजिशन हैं जिनके आगे हम बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिस कारण से क्या है, ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई एम डैश फेवर ऑफ गिविंग एवरीवन ए डे ऑफ। कहता मैं एक फेवर में हूं, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि हर किसी को क्या होना चाहिए, ए डे ऑफ। मतलब यहां पे कार्य से छुट्टी की बात की जा रही है, मतलब आज के दिन की समाप्ति की जाए, कार्य अब बंद किया जाए। ठीक है ना, इसके लिए एक और हम यूज करते हैं फ्रेज, क्या, कॉल इट अ डे। ये हमारा एक कॉल इट अ डे एक इडियम के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका मतलब होता है कि कार्य की समाप्ति, आज के दिन के कार्य की समाप्ति। क्लियर है। अब देखेंगे कि यहां पे किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो आप तो भली भांति परिचित होंगे, इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में। ठीक है ना, अर्थात यहां इनका चुनाव किया जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द टीचर इज एंग्री डैश हिम। अब कहता है कि यहां पे एंग्री के साथ किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखेंगे कि एंग्री अपने साथ ना दो प्रकार के प्रीपोजिशन लेता है। एक तो होता है इसके साथ प्रयुक्त विथ, और एक होता है एट। अब देखना है कि विथ का प्रयोग किसके साथ करते हैं, जब आगे आपको यह दिखाना हो कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से गुस्सा है, किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा है, तब हम क्या करते हैं, एंग्री विथ ए पर्सन। अर्थात यहां पे देख रहे हैं हिम जो हमारा है ये पर्सन को इंगित कर रहा है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। और वहीं देखेंगे एट का प्रयोग करते हैं जब आप किसी के व्यवहार पे नाखुश हैं। ठीक है ना, अर्थात एंग्री एट बिहेवियर, वंस बिहेवियर, किसी के बिहेवियर पर आप नाखुश हैं। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द लॉस। अब देखेंगे कि यहां पे किस प्रकार के प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाएगा। उससे पहले जानना होगा कि रिस्पॉन्सिबल अपने साथ किस प्रकार के प्रीपोजिशन को लेता है। तो देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल अपने साथ दो प्रकार के प्रीपोजिशन को लेता है, एक तो लेता है फॉर और एक लेता है यहां पे टू। फॉर का प्रयोग करते हैं किसी चीज के लिए, किसी एक्ट के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए जिम्मेदार है तो वहां पे हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आपको यह दर्शाना है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार है, तो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आगे देखेंगे क्या यह व्यक्ति को इंगित करता है, आप कहेंगे नहीं, जिस कारण से आप क्या करेंगे, यहां पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बच गया आपका फॉर, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। आप देखेंगे कि यहां पर भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बताइए कि यह किस वॉइस में है। आप देखेंगे कि यहां वर्ब बी का प्रयोग है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये हमारा पेसिव वॉइस है। और पेसिव वॉइस में हम इंटरेस्ट के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन क्या होता यदि यही हमारा एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त होता, तो क्या हो जाता, इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाता, म्यूजिक इंटरेस्ट्स हर। ठीक है ना, म्यूजिक
इंटरेस्ट्स हर, ये हो जाता। इस स्थिति में देखेंगे कि इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द चाइल्ड फेल डैश द स्टेयर्स। अब देखना बड़ा ही लाजवाब है ये क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन लाजवाब है तो समझ लेंगे। कहता है बच्चा जो है ना स्टेयर्स से गिर गया। अब देखेंगे यहां पे कि किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। फेल फ्रॉम, फेल ऑफ, फेल ऑफ, फेल डाउन। अब देखना है कि फेल के साथ हम ऑफ का भी प्रयोग करते हैं और फेल के साथ हम डाउन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने गेट ऑफ, गेट डाउन का प्रयोग किया था, सिमिलरली देखिए अगर आप सीढ़ी से नीचे गिर रहे हो, ठीक है ना, तो आप देखिए अगर इस तरह की सीढ़ी है, आप इससे गिर रहे हो तो सीढ़ी पर गिरने के बाद सीढ़ी पर ही गिर रहे हो ना, तो यहां पे हम क्या करते हैं, फेल डाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और वहीं पे कोई सरफेस है जैसे कि आपकी टेबल है या फिर घोड़ा है या कोई चीज है जिसके ऊपर है और वहां से नीचे गिर रहे हो डायरेक्ट जमीन पर, तो वहां पे हम फेल के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है आप। समझ में आई बात? अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा, क्या ऑफ होगा? नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? फेल डाउन का प्रयोग होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डिवाइडेड द मनी डैश द टू बॉयज। कहता है कि उसने डिवाइड कर दिया किस चीज को? मनी को। ठीक है बात, कोई बात नहीं है। देखेंगे कितने लोगों में डिवाइड किया गया, तो 2 लड़कों में बांटा गया। अब देखिए जब कोई चीज की संख्या 2 हो और उस दोनों में बांटना हो ना, तो वहां पे हम एक प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? लेकिन क्या होगा जब उसी चीज की संख्या 2 से अधिक हो जाए, 3 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अमंग या अमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान देना है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द मीटिंग विल बी हेल्ड दैस मंडे। हम सबको पता है कि कोई डे का नाम हो, कोई डेट हो, ठीक है ना, उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी हैज नो कंट्रोल डैश हर एंगर। कहता है उसका अपने एंगर पे, अपने गुस्सा पर कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप किसी चीज के ऊपर कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल के साथ हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज एब्सॉर्ब्ड डैश हिज बुक। कहता है वह एब्जॉर्ब्ड है। एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, इनग्रॉस्ड हो जाना। ठीक है ना, कंप्लीटली कोई व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, इस तरह से वो इंटरेस्टेड है कि वह अगल बगल की चीजों के बारे में सोच भी नहीं रहा, डूबा हुआ एकदम। ठीक है ना, अब देखेंगे इसके साथ हम क्या करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे इंटरेस्टेड इन, इनग्रॉस्ड इन, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जहाँ पे, ताकि आपका भी ज्ञानवर्धन होता रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।